मीर साहब, आपके नजदीक ये सर जो सारा सिलसिला शुरू हुआ, ये तहरीके अदम एतमाद वाला, क्या सियासी तौर पर और अपनी तजर्बे की रोशनी में आप बताएं, ये इसे हम खालिस कह सकते हैं, प्योर सियासी ऑर्गेनिक, या इसमें किसी ना किसी तरह की कोई मिलावट शामिल थी या है? देखिए, ये सिलसिला जो है ये तकरीबन दिसंबर 2021 में इस पर सलाह मशवरे शुरू हुए थे और जनवरी में ये फैसला हो गया था कि तहरीक अदम एतमाद लानी है। और उसके बाद फिर जब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जब बातचीत शुरू हुई बैकडोर चैनल से, जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में जाके गए, शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को मिले, तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान एक डेडलॉक था। फिर वो उनके कुछ जो मुश्तरका दोस्त हैं उन्होंने वो डेडलॉक खत्म करवाया और इसमें तकरीबन 2-3 हफ्ते जो है वो इसी चीज में लग गए कि ये जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, PDM की, पीपल्स पार्टी है, ANP है, तो पहले इनको आपस में इकट्ठा किया गया। उसके बाद फिर इनके साथ कॉन्टैक्ट शुरू किए काफ लीग ने और बाकी लोगों ने, लेकिन इसमें ब्रेक थ्रू हुआ जनवरी का जो लास्ट वीक था और फरवरी का फर्स्ट वीक था, जब इनके पास खुद ही PTI के कुछ MNAs जो हैं वो उन्होंने इनको अप्रोच किया और उसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूं कि जो लोग इनको मिले, पहले बिलावल साहब को और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को और फिर शहबाज शरीफ साहब को, तो वो उन्होंने शिकवा किया इनके साथ कि हम तो आपको 1.5-2 साल से अप्रोच कर रहे थे, आप भी लोग आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे थे। और फिर जब एक खास नंबर जो है PTI के MNAs का, जो कि तकरीबन 20-22 के करीब है, जब वो इकट्ठे हो गए तो उसके बाद फिर इनकी आपस में थोड़ी सी एक टसल ये चली जो अपोजिशन की पार्टीज हैं कि इनकी प्लेसमेंट किस तरह होगी और कहां पे कौन कौन सी पार्टी में होगी, क्योंकि जो पंजाब वाले हैं वो ज्यादातर नून लीग की तरफ इंक्लाइंड थे और एक दो जो कराची वाले हैं और कुछ एक खैबर पख्तूनख्वा वाले हैं वो पीपल्स पार्टी में जाना चाह रहे थे। फिर उसमें यह भी हुआ कि नून लीग सबको एडजस्ट करने की पोजीशन में नहीं थी, उनको JUI जो है उसने ऑफर की, उनको JUI वाले ले गए। तो ये सारी इनकी जो है प्लेसमेंट पे काफी टाइम लग गया। पूरा फरवरी का महीना जो है वो इसी में गुजर गया कि किसको कहां से टिकट मिलेगी। जब वो सारा हो गया तो उसके बाद आप फिर देखें, फिर मार्च का महीना आया तो इन्होंने फिर तहरीक अदम एतमाद का बाकायदा ऐलान कर दिया और ये सारी चीजें जो है ये फरवरी के महीने में तय हो गई थी, लेकिन इन्होंने ये तय किया था कि हमने इसको सीक्रेट रखना है और इंफॉर्मेशन जो है हमारी वो हमने मीडिया पे शेयर नहीं करनी। और मीडिया पे इसलिए नहीं शेयर करनी कि फिर जो हमारे जो अपोनेंट्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट है, उसको मौका मिल जाएगा और वो कोई एक काउंटर स्ट्रेटजी बना सकती है और जिन लोगों ने इस नो कॉन्फिडेंस में हमारा साथ देना है उनको तंग किया जा सकता है। तो इसमें एक जो मेरे लिए बतौर सहाफी एक काबिल एतराज बात है जो मैंने इनको काफी दफा कही भी है कि ये कुछ लोग जो है वो ऑपोजिशन के कुछ लोग जो हैं वो मीडिया पे डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाते रहे ताकि एक ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें इसको गवर्नमेंट को लगे कि कोई इतना खास खतरा नहीं है। और अभी 3-4 दिन पहले तक भी बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी थी, लेकिन ये मीडिया को बता नहीं रहे थे और आज कुछ चीजें जो है वो बहुत क्लियर हो गई हैं। और इमरान खान साहब की जो स्पीच थी अभी, उस स्पीच के फौरन बाद अभी थोड़ी देर पहले आसिफ जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब और परवेज लाई इनकी मीटिंग शुरू हो गई है। इससे पहले शुजात साहब और परवेज लाई की मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन से मीटिंग हो रही थी। साथ ही साथ साइड लाइन्स पे जो BAP वाले हैं उनकी भी मीटिंग चल रही है। और थोड़ा सा इसमें आज एक इशू ये बना है कि शाहजैन बुख्ती साहब ने बड़ी जल्दी दिखाई है और फौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया बिलावल साहब के साथ मिलकर, हालांकि ये तय हुआ था कि सब इकट्ठे करेंगे। बहरहाल ये बिल्कुल एक लंबा प्रोसेस है जो कि पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ था और उस वक्त ना रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था और कोई इंटरनेशनल। थोड़ा सा मीर साहब अगर मैं इजाफा करूं, क्योंकि वजीर आजम से उस दिन यही सवाल हुआ था जो मुनीब ने आपसे किया कि ऑर्गेनिक है और ये कब शुरू हुआ था, तो वजीर आजम का ख्याल है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स ये शुरू हो चुका था ये मामला। ऑपोजिशन जो है वो प्लान कर रही थी। इजाफा मैं भी करूं मीर साहब की गुफ्तगू में, लेकिन एक और बात बता दूं। जी एक सिर्फ मैं ये बता दूं कि MQM के एक रहनुमा जो कि इन तमाम मीटिंग्स में जो हो रही हैं, चाहे वो इत्तेहादियों के साथ हो या मतलब PTI के साथ हो या अपोजिशन के साथ हो, उनका भी एक मैसेज आया है कि PMLN डेलीगेशन आज दोबारा MQM से मिल रहा है
और उन्होंने कहा है कि हम पीएमएलएन की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, वी आर डिपेंडिंग मोर ऑन पीएमएलएन। ये एमकेएम के रहनुमा मैं जो इसमें कि एक और मीटिंग इजाफा करूं कि जो मीर साहब बात कह रहे थे कि अपोजिशन के साथ स्टॉक ज्यादा हो गया है। मसलन 6-7 बंदों का मैं जानता हूं कि उनको मुस्लिम लीग नून ने माजरत कर ली कि यार हमारे पास जगह नहीं, हम आपको टिकट नहीं दे सकते और एक जरूरत भी नहीं है। और मैं जाती तौर पर जानता हूं कि 3 बंदों को केपी में मौलाना साहब ने माजरत कर ली पीटीआई के, वो आना चाह रहे थे, उन्होंने कहा यार मैं आपको टिकट नहीं दे सकता। और मजे की बात सुनिए, 2018 में यही इब्नुल वक्त, यही मौका शनास, यही लोटे इमरान खान को प्रॉब्लम हो रही थी। कलके से 5-5 उम्मीदवार थे, मैं किसको टिकट दूं, दुपट्टे कम पड़ गए थे पीटीआई, दुपट्टे कम पड़ गए थे, लोग ज्यादा हो गए थे। लेकिन वो दुपट्टे के पीछे वो डंडा भी था, इस मरतबा कोई डंडा वंडा नहीं है। अच्छा, दुपट्टे जो पहनाए थे उसमें डंडा नहीं था। हाँ एक बात कहना चाहता हूं। दुपट्टे में नहीं था, दुपट्टे में जो दुपट्टे पहनाए गए थे उसमें डंडा नहीं। मीर साहब आप कह रहे हैं, इसके बाद शाहजेब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मीर साहब। ठीक, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सलीम साबी साहब ने आपको बात बताई है, तो बिल्कुल आप ये समझे कि मेरे पास ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि एक फेडरल मिनिस्टर साहब जो कि बहुत धुआंधार तकरीरें भी कर रहे हैं आजकल अपोजिशन के खिलाफ, वो जब, और उनका ताल्लुक पंजाब से है, जब उनको नून लीग में जगह नहीं मिली और नून लीग ने उनसे माजरत कर ली, तो अब वो जेयूआई के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये हामिद साहब ने और मजे की बात है, शहर बता दीजिए। और मजे की बात है, हामिद मीर साहब ने मुझे उसका उनका नाम बताया है, लेकिन चूंकि अच्छा मेरी आप लोग आपस में बात करते रहते हैं। हाँ हम बात करो, बात कंप्लीट होने दें कि जो जेयूआई के रहनुमा उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, वो साबी साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन तो मैंने उनसे मैंने उनसे कहा कि मुझे एक बात बताएं कि जेयूआई तो उसमें है ही नहीं, पंजाब में उसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है, और ये बंदा जो है ये पंजाब से हमेशा इलेक्शन लड़ता है, तो ये आप इसको किस तरह टिकट देंगे? तो उन्होंने कहा जी कि उसका ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून और जेयूआई पीडीएम में है, तो उसको उधर से जगह नहीं मिली, उधर से टिकट नहीं मिलेगा जब पीएमएलएन से, तो वो हमारे कोटे में वो फिर पीएमएलएन वाले जो हैं वो हम उनको विड्रॉ करेंगे। तो मैंने कहा आप ऐसा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा पहले इसको आने तो दो, जब बात यहीं पे खत्म नहीं होती उसके बाद आप देखें। उसके बाद एक और फेडरल मिनिस्टर साहब जो है वो भी अगेन आज इमरान खान साहब के साथ स्टेज पे भी बैठे हुए थे, ये भी नाम बताया था। उनके कजन जो है वो भी एमएनए है, उन्होंने भी कोशिश की नून लीग में जाने की, उनको जब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने भी जेयूआई से बात शुरू कर दी। मीर साहब आप भी वो खत की बात करके खत जेब में डाल रहे हैं। अच्छा मीर साहब तो अखलाकी बाउंड है ना, अखलाकी तौर पर, तो इनको पता है ये इरशाद भट्टी तो अखलाकी तौर पर बाउंड नहीं है, तो ये बता दें। अच्छा, लेकिन वो खत की जो बात है, वो जो खत की बात है वो पहले कतरी खत था, अब जेब का खत है। तो इरशाद भट्टी साहब, अगर मैंने आपको प्राइवेटली कोई बात बताई है तो आप पर ये पाबंदी आयद होती है कि आपने वो बात जो है ना उसको तश अज़बाम नहीं करना। मैं कह रहा हूँ मीर साहब आपने बहुत अच्छा किया और इखलाकी तौर पर इनको जवाब दिया। शाहजेब लड़के लेना पड़ेगा मौका आपको। जी जी शाहजेब। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि गवर्नमेंट को बिल्कुल अंदाजा नहीं था इस बात का कि ये मामला इतना संजीदा हो जाएगा। और शराब आपकी दीगर जो पैनलिस्ट थी, जो मिनिस्टर से ऑफ द रिकॉर्ड बात होती थी, उनका यही कहना था कि बार बार कहते हैं, चैलेंज कर रहे थे कि आप लेके आए ना नो कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट को बड़ा सरप्राइज हुआ है उनके लिए कि ये अचानक हुआ क्या है कि गेम ही सारी पलट गई। उन्हें पता था कि हमारे नाराज अरकान है, डॉक्टर हफीज शेख जब हारे इंतखाब तो उन्हें समझ में आ गया था कि हमारे नाराज लोग मौजूद हैं, मगर उसके बाद वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और पूरी का पूरा मैनेजमेंट का सिलसिला फिर शुरू हो गया था। तो हुकूमत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगर अंदाजा होता तो हुकूमत दो काम कभी भी ना करती। एक तो आईएमएफ के कहने पर मिनी बजट न लाती, क्योंकि मिनी बजट लाने के बाद उन्होंने वापस आईएमएफ को नाराज कर दिया कि एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दी है, और जो आईएमएफ से प्रॉमिस किया था उसके अगेंस्ट जाकर पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, गैस की कीमतों में सब्सिडी दे दी है, और फिस्कल खसारा पाकिस्तान का बहुत ज्यादा होने वाला है। दूसरा, हुकूमत पीका ना लेके आती। हुकूमत पीका अपने फ्यूचर प्लान्स के तहत लेके आई थी कि किस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया पर हमें क्रैक डाउन करना होगा जब हम आइंदा इलेक्शन में जाएंगे, उसकी तैयारी थी। हुकूमत को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऑपोजिशन की सारी मुहिम इतनी संजीदा हो जाएगी। कुछ ऐसा पहले तक मुझे लगता था कि इत्तेहादियों को और इन एमएनएस को फोन कॉल चली जाएगी और उसके नतीजे में ये सारे के सारे इनकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो नाकाम हो जाएगा। मगर फिलहाल इस मसला ये है जो कि संजीदा मसला है, अब ये हुकूमत सर्वाइव करे या ना करे या फिर हुकूमत चली जाए, मुल्क में अदम इस्तेहकाम ही आएगा। क्योंकि अगर हुकूमत सर्वाइव कर भी गई तो इतने सारे एमएनएस जो उसके साथ नहीं है। इस वक्त मुल्क में आईएमएफ का एक प्रोग्राम है जो लटक गया है,
इस वक्त रिकॉर्ड फिस्कल खसारा है, शरह सूद बढ़ने के इम्कान पैदा हो गए, पौने 10% पर डिस्काउंट रेट है, 13% पर हुकूमत को जाके बोरो करना पड़ रहा है। इस हुकूमत ने बहुत ज्यादा खसारे किए हैं। 30,000 अरब रुपए का कर्ज मिला था, 52,000 अरब रुपए पर वो पहुंच चुका है। वज़ीर आज़म कहते हैं पुराने लोगों के कर्ज उतार रहे हैं, पुरानी हुकूमतों के 95 अरब डॉलर का इनको बैरूनी कर्ज मिला था, 31 अरब डॉलर हो गया है। अगर उतार रहे हैं तो चढ़ कैसे रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से। अगले जो भी हुकूमत आएगी, एक तो यह हुकूमत सर्वाइव करती है, अगर मैं सिर्फ मुकम्मल कर लूं, यह हुकूमत सर्वाइव करती है तो ये क्योंकि कमजोर हो गई होगी, पॉपुलिज्म में अनपॉपुलर फैसले नहीं कर पाएगी, तो मीशत का नुकसान है। अगर अगले इलेक्शन नहीं होते हैं और ये लोग हुकूमत बना लेते हैं तो ये भी कोई मुश्किल फैसले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको ये होगा कि हमने नहीं देना तो हुकूमत के खिलाफ आए और वापस मैंडेट नहीं, 1.5 साल का टाइम बाकी है, ये भी मुश्किल फैसले नहीं कर पाएंगे। मुल्क की मीशत के लिए कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है दोनों। बिल्कुल ठीक है। मैं